असद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी मुबारकबाद। चुनाव लड़ी कांग्रेस, लेकिन पंजा लगा आपके हाथ। अब हमारे हाथ में तो हम तो सबके हाथ का खिलौना क्या बोलेंगे। कांग्रेस लड़ी, हम लड़े, सब लड़े, मगर देखिए जमहूरियत में तो आवाम और जनता तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 5 साल पहले हम 6 सीट पर लड़े, 1 सीट भी कामयाबी नहीं मिली। तो अब मेहनत की हम लोग, आवाम का एतमाद हासिल किए, उनके दरमियान में रहे, उनकी बात करें, अपने संगठन को मजबूत किए। और क्रेडिट जाता है अख्तर ईमान साहब को, हमारे माजिद हुसैन को, पूरी टीम को। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कैसे मैं बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करूं, ख़ास तौर से सीमांचल का। बस हम इतना ही कर सकते हैं कि उनकी उम्मीदों पर उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। असद साहब, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत मेहनत की हमने। पिछली मर्तबा जब चुनाव लड़ा था तो आपको एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी, लेकिन इस बार 5 सीटों पर, एक पर अभी लीड आप कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ वाली सोच रखने वाली पार्टियां कह रही हैं कि आप वोट कटुआ हैं, आपने उनका नुकसान किया है और बहुत बड़े लेवल पर नुकसान किया है। नहीं, देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इलेक्शन शुरू होने से पहले हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात किए, उनसे कहा कि आप हमसे अलायंस कर लीजिए। ना सिर्फ ये बल्कि बिहार के जितने बड़े बड़े मुस्लिम तबके के दानिश्वर थे, मजहबी उलेमा थे, कायदीन थे, उनसे ही बातचीत की। अब अगर कोई नहीं करता है तो फिर इसमें हमको दोष देना क्यों? देखिए, ये आप हार रहे हैं, वोट काट रहे हैं। मैंने किशनगंज के 10 महीने पहले हमने सीट जीती, हम हार गए आज। तो क्या मैं भी कहूं कि किसी और की वजह से हार गए? तो जमहूरियत है भाई, आपको तो इतना मैग्नानिमस होना पड़ेगा। मगर अब बदबख्ती की बात यह है कि ये लोग जो हम पर इल्ज़ाम लगाते वो अभी भी फ्यूडल है। वो ये समझते हैं कि कोई उनके सामने खड़े ना हो, और अगर कोई खड़ा होकर उनको आईना दिखाता है, उनकी गलती दिखाता है, तो उनको लगता है कि भाई ये तो हमारी ज़मीन हमारे पैर से खींच रहा है। तो यकीनन जमहूरियत में अगर आप अहंकार और गुरूर तकब्बुर का शिकार हो जाएंगे, 6 मरतबा जीत कर काम नहीं करेंगे, तो जनता को तो बेजार थी और उनको एक ऑल्टरनेट मिला, उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो हम उनको प्रोवाइड किए और काम कर रहे थे। तो ये तो होना ही था, वोट काटे। तो भाई आप बताइए मैडम के मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, हार गए, गुजरात में हुआ, हार गए, कर्नाटका में हुआ, हार गए, तो किस किस की जिम्मेदारी हम पर डालेंगे आप? भाई आप खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप आत्मचिंतन कीजिए, मुझे क्यों आप किसी पार्टी की बी या ए या सी टीम कहते हैं। असद साहब एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। असद साहब, मैं सवाल ये कह रही थी, अधीर रंजन चौधरी जो हैं उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है और कहा है कि आप बीजेपी की बी टीम हैं। नहीं, अधीर रंजन चौधरी को ये बताना पड़ेगा कि फिर वेस्ट बंगाल में 17 लोकसभा की सीट पर बीजेपी कैसे जीती? हम तो एक भी नहीं लड़े थे। अधीर रंजन चौधरी को बताना पड़ेगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीतते आ रहे हैं, जहां पर 60% से ज़्यादा मुसलमान हैं, उन्होंने क्या किया मुसलमानों को, सिवाय ये भाई हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे? क्या उन्होंने तालीम में काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया? और तीसरी बात, ये अधीर रंजन चौधरी को समझना चाहिए कि हम बंगाल आएंगे, वहां पर भी आकर हम लड़ेंगे इलेक्शन, और बंगाल की जनता तय करेगी। अधीर रंजन चौधरी का प्रॉब्लम यह है कि उनकी पार्टी पार्लियामेंट में कुछ नहीं करती। यूएपीए का बिल लाया गया अमित शाह की, तो आप तायद करते हैं, और वही यूएपीए की वजह से आज दिल्ली में कई नौजवान जेल में सड़ रहे हैं। तो अधीर रंजन चौधरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनको अपनी नाक के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो ऐसे लोगों को क्या अक्ल में, दिमाग में क्या बात हो सकती है उनके? असद साहब, एक बड़ी खबर आपने दी है, आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, यकीनन हम अपनी पार्टी के बंगाल यूनिट से बात करेंगे, पूरा उनसे मशवरा करेंगे, और अगर वो इत्मीनान में है और वो कॉन्फिडेंट है तो यकीनन फैसला लेंगे। जीत हार तो लगी हुई है ना मैडम, कोई जरूरी नहीं है कि जीतेंगे हारेंगे, पर लड़ना जरूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी को, भारत की जमहूरियत को कैसे आप मजबूत करेंगे? तो अगर वो बोलते हैं कि हम में कॉन्फिडेंस है, हम जमीन पर काम कर रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम फैसला लेंगे। अब वहां देखा जाएगा क्या फिर क्या होगा। असद साहब,
ये जो 5 आपके विधायक हैं, अभी भी स्थिति बहुत क्लियर नहीं है। नीतीश प्लस 124 पर है, तेजस्वी प्लस 111 पर है। आप अगर सरकार बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो इन दोनों पार्टियों को समर्थन देंगे? किस तरफ जाएंगे आपके विधायक? देखिए मैडम, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिरी वोट की काउंटिंग नहीं करता और आपको और हमको नहीं मालूम हो जाता कि गठबंधन को और एनडीए को और दूसरे पार्टीज को कितने एमएलए जीते हैं, जब ये पता चल जाएगा तो वही आपको और हमको बताएगा कि कौन सरकार बना सकता है। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम हमारे अध्यक्ष जनाब अख्तर अली ईमान साहब वो आ रहे हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में हमारा रिकॉर्ड देश के सामने है, चाहे 370 का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, CAA का मामला हो, UAPA का मामला रहा हो, हमने बीजेपी के मुखालिफत पार्लियामेंट में की है। और आज हमारे किशनगंज में पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद हुसैन ने एक स्टेटमेंट क्लियरली दिया है कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी और सही मानों में जो सेकुलरिज्म है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी हमसे कांटेक्ट नहीं किया है, मैं आपके पूछने से पहले बता रहा हूं। लेकिन असद साहब, तेजस्वी या फिर नीतीश, तेजस्वी के साथ वो गठबंधन है जो आप पर आरोप लगा रहा है कि आप भी पार्टी है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि 370 से लेकर CAA से लेकर तमाम उन चीज़ों पर आपने NDA का विरोध किया है। तो फिर अगर आपकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप किस पार्टी के पास जाएंगे या किस पार्टी का साथ देंगे? ये तो दोनों से आपकी दूरी दिख रही है, या दरवाजे खुले हैं, दोनों के पास जा सकते हैं? जब फाइनल नतीजे आ जाएंगे आप मुझे बुला लीजिए आपके चैनल पे मैडम, मैं आ जाऊंगा और आपको बता दूंगा कि हम क्या करने वाले हैं। मगर अब के पोजीशन में ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूं। आप लोग और हम लोग से स्पेकुलेट कर सकते हैं, तो स्पेकुलेशन की बुनियाद पर इस मसले पर जवाब देना बिल्कुल गलत होगा। यकीनन हम जब अगर ज़रूरत पड़ेगी हमारी तो हम इसका जवाब देंगे और बिहार की जनता को हम तयखुन दे रहे हैं कि हम सही फैसला लेंगे। मगर रिजल्ट आने दीजिए, हम अपने सदर अख्तर अली ईमान साहब से, पार्टी के जिम्मेदारों से, वो आ रहे हैं, बैठ के बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और फैसला लेंगे। आप क्या ये कह सकते हैं कि किसी कीमत पर आप बीजेपी के साथ या नीतीश के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हर बार उनकी नीतियों का आप विरोध करते रहे हैं? मैंने आपसे अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने अपने पार्लियामेंट के जो हमारा रिकॉर्ड रहा है मेरा और इम्तियाज़ जलील साहब का, मैंने उसको आपके सामने रखा है। मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूं कि जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाएगा उस वक्त तक आपके सवाल का जवाब देना बेमाने होगा, बेफैज़ होगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो यकीनन सबको पता चल जाएगा कि किसके पास वो मैजिक नंबर है 122 का। जिसके पास 122 होगा वो सरकार बनाएगा। नहीं, वो सरकार बनाएगा, लेकिन अगर 122 नहीं है तो असद ओवैसी किस तरफ जाएंगे, किसका साथ देंगे, ये हर कोई जानना चाह रहा है। भाई आपके पास नंबर छोटा मोटा नहीं है असद साहब, अन्य जो हम दिखा रहे हैं उसमें मोटा मोटी ओवैसी आना चाहिए था। आप किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। फिर 5 विधायक, नहीं कोई देखिए ये तो हमारे ईगो को या नफ्स को मोटा करने की बातें हैं। किंग में कोई किंग मेकर नहीं हो सकता है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी और जब रिजल्ट पूरा फाइनल आ जाएगा हम यकीनन ABP चैनल पर आकर आपको बता देंगे। असद साहब, पासवान जिनकी पार्टी लंबे अरसे से काम कर रही है, अभी पिता को खोया चिराग पासवान ने, वो अभी 1 सीट ला पाए हैं और आपके खाते में 5 सीटें हैं। ये जो किंग मेकर मैं आपको कह रही हूँ, इससे पहले चिराग पासवान उस भूमिका में थे क्योंकि 1 से 5 सीटें उनको प्रोजेक्ट की जा रही थी कि मिल सकती है, लेकिन अब आपके खाते में वो 5 सीटें आई है। आप कह रहे हैं कि अभी डिसीजन हमने नहीं लिया है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जिस तरीके की वोटिंग हुई है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार से तो थोड़ी नाराजगी थी लेकिन बीजेपी से नहीं थी, यानी मोदी के काम से लोग नाराज नहीं हैं। क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, इसलिए कि जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें बीजेपी ने 39 लोकसभा की सीटें जीती। तो उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 222 असेंबली की सीट पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। तो 1.5 साल में इतना ग्राफ गिर गया मोदी का। इतना ग्राफ गिरता है क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का? आप बताइए। अब इतना जब उनके सीटें इतनी जो अब तक आई है तो बता रही हैं कि उनका ग्राफ बुरी तरह गिर गया। तो एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ नीतीश कुमार के साथ नहीं थी बल्कि मोदी के साथ भी थी ना। अगर वो इतने पॉपुलर होते तो फिर ये कैसे होता? क्योंकि नीतीश और मोदी एक ही कश्ती में सवार थे। हाँ, एलजेपी ने उस कश्ती में तूफान को पैदा कर दिया था। तो मगर ग्राफ तो बहुत गिरा है बीजेपी का। लेकिन पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं ओवैसी साहब के बीजेपी के ग्राफ को गिराने से बहुत हद तक आप बचा देते हैं। जब मामला पोलराइजेशन पर आ जाता है तो फायदा एक छोर पर आपको होता है, दूसरे छोर पर बीजेपी को होता है, और आपके समानांतर चलने वाली आइडियोलॉजिकल पार्टी को भारी नुकसान होता है। आपके सवाल के जवाब ये है कि नरेंद्र मोदी ने मंदिर इशू तीसरे देश में किया, लव जिहाद का मसला उठाया योगी आदित्यनाथ ने। ये हमने तो नहीं कहा ना वहां पर कोई बात। आप एक चीज बता दीजिए हमारी जो हमने इस तरह की जो बात की हो, जो एक मजहब के खिलाफ हो या इसको रंग देने की बात हो रही। अब रहा सवाल कि हम पर जो इल्जाम लगता है तो इसकी हमको फिक्र नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो जितने पार्टीज है वो बीजेपी को ताकत बख्श रहे हैं। बीजेपी अगर आज जीत रही है तो उनकी कमजोरियों और खामियों की वजह से, उनकी कमजोरियों और खामियों की वजह से, उनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की वजह से बीजेपी जीत रही है। तो यही उनकी नाकामी है। तो अब अगर वो पार्टी जीतती है तो दिल्ली में बैठे खानदान को बोलते हैं कि उनका पानदान बड़ा खूबसूरत था इसलिए जनता ने वोट दे दिया। अब जब हार जाते हैं तो एक मुसलमान जिसका नाम ओवैसी उसे गले में डाल दो। अरे ये कब तक चलेगा? आप हमको एतराज नहीं है, आप करते रहिए। जितना ही हमको बोलेंगे उतना हमारे जिद में, हमारे अज़म में, हमारे हौसलों में इजाफा होगा। मगर कभी तो मुहासबा इनको करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्यों हारे जा रहे हैं। भाई आप मध्य प्रदेश में हार रहे हैं, कर्नाटका में हार रहे हैं, गुजरात में हार रहे हैं, तो क्या हम जाके हार रहे हैं? और फिर महाराष्ट्र में शिवसेना को सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देकर गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं और हमसे उंगली उठाकर हमको कह रहे हैं। असद साहब, आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार के काम अच्छे नहीं हो रहे या एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत मेजर फैक्टर हो सकता है, तो असद साहब ऐसा क्यों है कि आप मुस्लिम इलाकों में ही अपने मतदाता उतारते हैं? आप कब तक मुसलमानों के नेता के तौर पर चुनाव लड़ेंगे अगर सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर आप मैदान में आते हैं तो? नहीं, ये बात आपकी सरासर गलत है, बेबुनियाद है। मैंने कभी भी अपनी ज़बान से, ना मेरे दिल में ये शौक़ और ख़याल है कि मैं मुसलमानों का लीडर बनूं। जिसको बनना है उनको मुबारकबाद। अब रहा सवाल कि हम मुस्लिम बहुमूल इलाकों से क्यों लड़ते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट बताइए कितने मुसलमान वहाँ पर हैं? इम्तियाज़ जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया वहाँ से और हराकर जीता है। और तीसरी बात, क्या आप ये समझ रहे हैं कि सीमांचल से जहाँ पर हमारी लड़ाई है इंसाफ की, क्या हमको दलित भाइयों ने वोट नहीं दिया? क्या हमको वहाँ के हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कौन कह रहा है आपको ये बात? आप जाकर कोचादामन में मालूम कर लीजिए, ये बात अमूर में मालूम कर लीजिए, ये बात बैसी में मालूम कर लीजिए। इन सब के वोट मिले हैं और हम तो एक फ्रंट का हिस्सा थे जिसमें कुशवाहा साहब की आरएलएसपी थी, बहुजन समाज बहन मायावती की बीएसपी थी, राजभर साहब की, देवेंद्र यादव की समाज जनता दल थी। तो यकीनन इन सब के साथ होने से भी तो हमको फायदा मिला है। असद साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मुसलमानों और दलितों की पार्टी है? नहीं, हम देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सबकी पार्टी है, सबको साथ लेकर, सबके ताउन लेकर, सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। मगर होता यह है कि अब हमको जोड़ दिया जाता है कि ये इनके नेता हैं। हमने कहाँ कहा कि हम किसके नेता हैं?
हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार हैं, हमारी कोशिश है हमारी पार्टी जीते। अब ये हर एक को कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है, तो अब उससे क्या कर सकते हैं उसको। अच्छा असद साहब, आपने बिहार के किसी नेता से फ़ोन पर संपर्क किया? आपने ये बता दिया कि उन्होंने आपसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन आपने किसी से बात करने की कोशिश की है? किसी को बधाई दी आपने, या अभी इलेक्शन कमीशन के ऐलान का आप इंतज़ार कर रहे हैं? ना हम किसी से बात किए, ना कोई हमसे बात किया, ये हकीकत है। तेजस्वी यादव के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत मेहनत की उन्होंने, लेकिन आंकड़े नहीं ला पाए। हाँ, उन्हें बड़ा मेहनत की, सही का अपने कैंपेन चलाया अपनी पार्टी का, तो वो तो किया उन्होंने। और चिराग पासवान? अब देखिए, उनके एक किसी औलाद को, अपने वालिद को, अपने माँ बाप को खोना, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, और ख़ास तौर से इलेक्शन से पहले उनके लिए घर में एक पर्सनल ट्रेजेडी हो गई। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। और रामविलास पासवान तो दलितों के एक बहुत बड़े लीडर थे, ना सिर्फ बिहार के बल्कि देश के। तो अब वो इतने बड़े लीडर का साया उनके सर से उठ जाना किसी भी, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पार्टी के लिए भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। अब देखते हैं वो किस तरह आगे जाते हैं। मैं तो उस बारे में नहीं कह सकता उनके बारे में कुछ भी। असद साहब, मैं देख रही हूँ कि आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अब आप AIMIM को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि एक टाइम था जब आपने नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े चुनावों में आपको इतनी बड़ी जीत मिल जाएगी। नहीं, हमने नहीं सोचा, नहीं, हम सोचते थे, उसके लिए मेहनत करते थे और मेहनत करते रहेंगे। तो यही हमारा काम है, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपैंड करना, उसको मजबूत करना। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेचुरल काम है, तो हम भी कोशिश करेंगे, और यही तो काम हमको करना है, और यही हमारी जिम्मेदारी है। यकीनन हमारी पार्टी के लिए बड़ा तारीख़ी दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमारे बुज़ुर्गों की मेहनतों की वजह से आज हमको ये मुकाम मिला है। तो हम उस मेहनत को, उनकी कुर्बानियों को रायगाह जाने नहीं देंगे, बल्कि अपना काम करते रहेंगे और पार्टी को और आगे लेके जाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। ये तो हमारी मेहनत और इखलास पर होगा कि हम कैसे आगे जाते हैं, मेहनत करते हैं। ओके असद साहब, आखिरी बार मैं कोशिश कर रही हूँ, आपने दोनों ही पार्टियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। आप आखिर में तय करेंगे कि अगर सरकार बनाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप किस पार्टी का रुख करेंगे? मैडम, मैं अभी घर में जाके सो जाना चाहता हूं दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि मैं जल्दी सोने का आदमी हूं और सुबह जल्दी उठता हूं मैं। तो अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं सुबह 4:30 सवा 4 बजे उठने वाला हूं। मैं रात का जागने वाला पॉलिटिशियन नहीं हूं, तो इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को इस वक्त आप सुन रहे थे। शबा खैर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।